हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने गॉसेस थ्योरम में सॉलिड एंगल पढ़ा और इसके तहत इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डिफरेंट केसेस डिस्कस कर रहे थे। ये वाला डायग्राम मैंने डिस्कस किया था जिसमें एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड खींचने एंगल यहाँ पर 0, यहाँ थीटा, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री। तो अलग अलग केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कब पॉजिटिव, कब 0, कब निगेटिव आएगी, इसके लिए यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ बच्चों कि फ्लक्स का जो सिंपल फार्मूला है वो फार्मूला है फाई इक्वल टू ई डॉट एस वेक्टर, ई डॉट वेक्टर एस। सिंपल फार्मूला, इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा ई इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू बच्चों अगर 90 डिग्री से कम है तो पॉजिटिव आएगा फ्लक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है। थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री होगी तो cos 90 0, तो फ्लक्स 0 हो जाएगा, ये यहाँ लिखा हुआ है। और थीटा की वैल्यू अगर 90 से 180 के बीच में है तो फ्लक्स नेगेटिव आएगा, ये यहाँ लिखा हुआ है। सॉलिड एंगल भी लास्ट टाइम हमने समझा दिया था, एक बार और देख लीजिए। सॉलिड एंगल किसी भी कोनिकल एंगल को कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक कोनिकल एंगल बताया गया है जिसकी वैल्यू डी ओमेगा है, ठीक है, और रेडियस यहाँ तक आर है। रेडियस के लॉन्ग एक यूनिट वेक्टर आर कैप दिखाया गया है। एरिया वेक्टर सरफेस के नॉर्मल ds इधर दिखाया गया है, एन कैप से दिखाया गया है इसके डायरेक्शन को। एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो सरफेस के नॉर्मल आउटवर्ड है। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक वेक्टर के बीच, एरिया वेक्टर और रेडियस वेक्टर के बीच में एंगल यहाँ पर है बच्चों थीटा। तो सॉलिड एंगल को एक बार डिफाइन करते हैं। सॉलिड एंगल इज द 3 डायमेंशनल इक्विवेलेंट टू एन ऑर्डिनरी 2 डायमेंशनल प्लेन एंगल। ऐसा यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज इसका रेडियन, ठीक है बच्चों। और इसको डी ओमेगा से लिखते हैं हम लोग, तो इसका फार्मूला हो जाता है सॉलिड एंगल का। ये यहाँ मैं लिख देता हूँ, पीछे भी मैं एक बार डिस्कस कर चुका हूँ। तो सॉलिड एंगल का फार्मूला हो जाता है, सॉलिड एंगल को कोनिकल एंगल भी कहते हैं। सॉलिड एंगल कहिए या एंगल इन 3 डायमेंशन कहिए या कोनिकल एंगल कहिए, बात बराबर। सॉलिड एंगल इक्वल टू एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर। तो सॉलिड एंगल को डी ओमेगा से लिखते हैं, तो ये नोटेशन यहाँ पर डी ओमेगा लिखा हुआ है। एरिया वेक्टर का वो कंपोनेंट लेंगे जो रेडियस वेक्टर के लॉन्ग होगा, तो वो ds cos थीटा आ जाएगा बाय रेडियस का स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो डी ओमेगा का डी ओमेगा हो गया, और इसकी पूरी वैल्यू इंटीग्रेशन करने के बाद 4 पाई से रेडियन आती है। ये पीछे के वीडियो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो अगर आप चाहते हैं पूरा आपको समझ में आए तो पीछे का पहला वीडियो जो गॉसेस थ्योरम पर बना रखा है उसको आप डिटेल में देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, हमेशा फुल स्क्रीन पर देखें और नोट जरूर बनाइए साथ में। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक है आज का गॉसेस थ्योरम। तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों गॉसेस थ्योरम होता क्या है। हेडिंग लिखिए, गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम मान लीजिए बच्चों कोई भी चार्ज है Q, इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हमने इसके सराउंडिंग में एक क्लोज सरफेस बना दिया इमेजिनरी, कीपिंग दिस चार्ज एट द सेंटर ऑफ द दिस स्फीयर। तो ये एक सरफेस है जिसको हम लोग गॉसियन सरफेस बोला करेंगे, GAUSSIAN, गॉसियन सरफेस। अब बच्चों इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस सरफेस के परपेंडिकुलर या किसी न किसी एंगल पर पास हो रहे होंगे। क्योंकि ये चार्ज सेंटर पे है तो सभी लाइन इसके परपेंडिकुलर पास होगी। कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ करके देख लीजिए, टेंजेंट ड्रॉ करके देखिए, कहीं पर भी तो इलेक्ट्रिक फोर्सेस उसके नॉर्मल है। यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करिए, इलेक्ट्रिक फोर्सेस नॉर्मल है। इसका मतलब इस क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इसके थ्रू होगा उसको हम लोग फाई से लिखते हैं। और पीछे के वीडियो में मैंने इसका लिए एक डेरिवेशन दिया क्या था कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है E डॉट DA या E डॉट DS, जो इच्छा हो वो लिख लीजिए। DS एरिया वेक्टर है, इक्वल टू क्या होता है 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q। ये स्टेटमेंट गॉस के द्वारा दिया गया कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस, जो आप ये कुछ भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज Q इनक्लोज्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस।
तो जैसे मान लो यहाँ पर सिंगल चार्ज की तुमने क्यों लिख रखा है, अगर बहुत सारे चार्ज हों तो आप इसी गॉसेस थ्योरम को ऐसे भी लिख सकते हैं कि फाई इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी ए या ई डॉट डी एस, कुछ भी लिखे बच्चों। ठीक, हमने इस बार ई डॉट डी ए लिख दिया। 1/ε0 टाइम्स क्यू के जगह पर समेशन ऑफ क्यू इन लिखिए, ज्यादा एप्रोप्रिएट रहता है। Summation means we have to take all the charges which is inside the thin surface, and in means we have to take only those charges which is inside the surface, not outside the surface. तो ये हमारा स्टेटमेंट है गॉसेस थ्योरम का, जो लिखा हुआ है कि the surface integration of electric field means उसी total electric flux कहते हैं over any closed hypothetical surface called Gaussian surface in free space is equal to 1/ε0 times the net charge enclosed within the surface। तो बच्चों ये स्टेटमेंट आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है और ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए और आपको याद भी रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों। ठीक, तो गॉसेस थ्योरम का स्टेटमेंट आप यहाँ से और पूरा यहाँ तक लिखें, फिर इसका प्रूफ मैं करके दिखाता हूँ एक सेपरेट पेज पर बच्चों। ठीक है, तो गॉसेस थ्योरम का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या आया था, फाई इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर डी एस भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स क्यू। तो प्रूफ देखो बच्चों, तो आपके बोर्ड एग्जाम में अगर आएगा स्टेट एंड प्रूफ गॉसेस थ्योरम तो क्या लिखेंगे, पहले स्टेटमेंट लिखेंगे जो अभी दिखाया गया था कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज क्लोज इनसाइड द क्लोज सरफेस। उसके बाद दैट इज करके आप ये मैथमेटिकल लाइन लिखेंगे, जो आपका स्टेटमेंट है उसका ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। फिर प्रूफ में देखिए, एक सिमेट्रिकल डायग्राम के लिए प्रूफ करने जा रहे हैं, चार्ज क्यू है पॉइंट ओ पर, इसके चारों तरफ हम एक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस बना देंगे बच्चों। तो ये हमारा हो गया एक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस। आप फुल फॉर्म लिखेंगे, मान लीजिए इसका रेडियस स्मॉल आर है, यहाँ पर हम एक पैच बनाएंगे बच्चों एरिया वेक्टर दिखाने के लिए। तो यहाँ पर हमने एक पैच बना दिया छोटा सा, ताकि हम एरिया वेक्टर को दिखा सकें। एरिया वेक्टर सरफेस के नॉर्मल बाहर होगा, तो डी ए का डायरेक्शन सरफेस के नॉर्मल बाहर होगा। बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, आप यहाँ पर डी एस भी लिख सकते हैं। इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जानने के लिए हम इस पॉइंट पर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, तो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रिपल होगा, तो इनके बीच में थीटा की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 0। प्रूफ का मतलब यह है कि इस पूरे लेफ्ट साइड को इस राइट साइड के इक्वल दिखाना है, तो हम लेफ्ट साइड को सेलेक्ट कर लेंगे और उसको राइट साइड के इक्वल दिखाएंगे बच्चों, थीटा की वैल्यू 0 है। तो लेफ्ट साइड ले लो बच्चों, लेफ्ट साइड क्या है, फाई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। बच्चों इसको ब्रेक करेंगे तो ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू ऑलरेडी 0 है, अगली लाइन में लिख देंगे। ई को बाहर कर दिया क्योंकि इस चार्ज के कारण सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है, कांस्टेंट है। क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन डी ए को लिख दिया हमने यहाँ पर, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। बस बच्चों प्रूफ होने वाला है। इस चार्ज से r दूरी पर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों 1/4πε0 q/r², और dA का इंटीग्रेशन पूरा a हो जाएगा और ये एरिया हो जाएगा बच्चों 4πr²। तो dA के इंटीग्रेशन 4πr² लिख सकते हैं, तो 4 से 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल, तो प्रूव हो गया बच्चों कि ये 1/ε0 टाइम्स q है, जो सिंपली आप q/ε0 भी लिख सकते हैं। सो दिस इज व्हाट प्रूफ ऑफ गॉसेस थ्योरम प्रूव्ड। इसको नोट कर लीजिए बच्चों, गॉस थ्योरम का प्रूफ हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक आपका प्रिंटेड फॉर्म में भी है, ठीक है, पीपीटी फॉर्म में, इसको भी आप देख लेते हैं। प्रूफ ऑफ गॉसेस थ्योरम लिखा गया है स्फेरिकल सिमेट्रिकल चार्ज के लिए। ठीक है, वही लेफ्ट साइड में डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए ले लिया, 1/ε इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख दी। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग होगा, तो आर कैप इधर लेंगे उसके अलॉन्ग होगा, और ds सरफेस के नॉर्मल होगा तो उसका n कैप भी इसी के अलॉन्ग होगा। इन दोनों के r डॉट n लिख देंगे।
अलग से सॉल्व करेंगे तो ए डॉट बी का फॉर्मूला था ए बी कॉस थीटा, तो आर डॉट एन डॉट कॉस जीरो इक्वल 1 इंटू 1 डी फाई लिख लिया, इसको कॉपी कर लिया, इसकी वैल्यू 1 हो गई, इंटीग्रेट कर दिया, डी फाई का फाई हो जाएगा, डी एस का इंटीग्रेशन 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ऑलरेडी मैं इसको करा रखता हूँ बच्चों। आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब यही प्रूफ आप गॉसेस थ्योरम करेंगे फॉर अ क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप। ठीक है बच्चों, तो ये एक कोई भी इरेगुलर 3 डायमेंशनल क्लोज सरफेस है। आलू प्याज टमाटर समोसा कुछ भी समझ लीजिए। इसके अंदर एक चार्ज क्यू रखा गया है, यहां पर एक हमने सरफेस लिया जिसका एरिया वेक्टर सरफेस के नॉर्मल बाहर इधर होगा, तो ये हो गया हमारा एरिया वेक्टर सरफेस के नॉर्मल बाहर की तरफ। ठीक है बच्चों, जस्ट मिनट। तो एरिया वेक्टर सरफेस के नॉर्मल इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के कारण रेडियस के अलोंग वेक्टर आर कैप, फाई इक्वल टू ई डॉट ds होता है। ई की वैल्यू इस चार्ज के कारण r दूरी पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर, उसका डायरेक्शन r कैप के डायरेक्शन में। डॉट ds है तो डॉट ds लिख दिया, इसका यूनिट वेक्टर n कैप है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ds बाई r स्क्वायर की सब रखा, और डॉट n को सॉल्व करेंगे तो r ds r इंटू n इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। इसकी ये यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 होगा, थीटा कॉस 0 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो गया यहाँ पर। डी फाई को कॉपी कर लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिख लिया, ds को कॉपी किया और इसकी वैल्यू कॉस थीटा है तो कॉस थीटा लिख लिया, नीचे r स्क्वायर ऑलरेडी कॉपी है, इंटीग्रेट कर दिया तो डी फाई इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन। ठीक है, और ये डी ओमेगा का इंटीग्रेशन के बाद आता है तो इसकी वैल्यू 4 पाई होती है, तो 4 पाई 4 पाई कर लिया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों आपको अगर पूछा जाए तो ऐसे भी कर सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड में ऐसा पूछा जा सकता है कि फॉर एनी क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप आप गॉसेस थ्योरम को प्रूव करिए। ठीक है, अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस थ्योरम। सो प्लीज राइट डाउन दिस हेडिंग, डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ बाय गॉसेस थ्योरम। लिख लीजिए बच्चों, डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ बाय गॉसेस थ्योरम। तो ये थोड़ा टॉपिक क्लियरली विजिबल है बच्चों, नोट कर लीजिए, डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ बाय गॉसेस थ्योरम। तो देखिए मैं इसको प्रूव करता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज Q1 है जो पॉइंट ऊपर है, इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P ले लिया, इस पॉइंट P से पास होते हुए एक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस बना दिया बच्चों। तो ये हमारा गॉसियन स्फेरिकल सरफेस, आपको फुल फॉर्म लिखना है। यहाँ पर एक पैच बनाएंगे एरिया वेक्टर देखने के लिए, एरिया वेक्टर सरफेस के नॉर्मल बाहर इधर होगा, इन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी इधर ही होगी और थीटा की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 0। हमारे पास एक और चार्ज है Q2 जो जस्ट आउटसाइड द गॉसियन सरफेस है। अब गॉसेस थ्योरम हम लोग पूरा यूज करेंगे, फाई इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी या ई डॉट डी कुछ भी लिख लो बच्चों, ई डॉट डी लिख दिया, इज इक्वल टू ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ई डॉट डी इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू। अंदर चार्ज Q1 है बच्चों, Q1 लिख देंगे। इस पोर्शन को लेके आगे बढ़ेंगे तो इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा E इंटू डी इंटू कॉस 0 इज इक्वल टू Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। E को बाहर करेंगे, डी का इंटीग्रेशन 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पूरा सरफेस एरिया कॉस 0 1 होगा बच्चों, इक्वल टू Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई आर स्क्वायर। देखिए ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक साथ हो गया Q1 और ये आर स्क्वायर हो गया।
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया ड्यू टू दिस चार्ज एट दिस पॉइंट P व्हिच इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द गॉसियन सर्फेस। ठीक है, अब फार्मूला बच्चा होता है, एक फार्मूला पढ़ाया गया था E इक्वल टू एफ बाई क्यू, E इक्वल टू एफ बाई क्यू। जस्ट अ मिनट बच्चों, तो हम लिखेंगे वी नो दैट E इक्वल टू एफ बाई क्यू। तो यहाँ पर चार्ज Q2 है, तो टेस्ट चार्ज Q2 हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F इक्वल टू Q2 इंटू E हो जाएगा बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, F इक्वल टू Q2 इंटू E। अब फोर्स की वैल्यू लिखा, Q2 की वैल्यू लिखा, और इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू बच्चों 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई आर स्क्वायर। तो फोर्स का ओवरऑल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रूफ ऑफ कूलम्ब लॉ विद द हेल्प ऑफ एक प्रूफ बच्चों यहाँ भी किया गया है, डिडक्शन ऑफ कूलम्ब लॉ फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड टू लाइन चार्ज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, तो इसको भी मैं करूंगा अपने हिसाब से। तो हमारे पास हेडिंग क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ। तो मान लीजिए हमारे पास एक लीनियर चार्ज कंडक्टर है जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है, तो पता नहीं टोटल लेंथ कितनी है और इस पर टोटल चार्ज कितना है। तो हमने ऐसे बना लिया, इनफाइनाइट लेंथ का है, टोटल लेंथ नहीं पता, टोटल चार्ज नहीं पता है। यहाँ से r डिस्टेंस पर इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मान लिया लेट लैम्डा विद द चार्ज ऑन परमानेंट लेंथ, ये सिंगल यूनिट फॉर्मूला है बच्चों, लैम्डा विद द चार्ज ऑन परमानेंट लेंथ, चार्ज ऑन पर यूनिट लेंथ। इस लैम्डा को बच्चों लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं, तो इसको आप लिख लीजिए लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए इस पॉइंट से पास होते हुए एक गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस बनाएंगे बच्चों। गॉसियन सरफेस शुड बी क्लोज्ड, इट मे बी रियल और इमेजिनरी, तो इस समय तो ये इमेजिनरी है, एंड इट शुड बी सिमेट्रिकल अबाउट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड ऐसा होना चाहिए इसका शेप कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल आराम से हम फाइंड कर सकें। अगर उस पॉइंट से पास हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो अच्छी बात है। देखो बच्चों, यहाँ पर तीन सरफेस है, एक फ्लैट सरफेस नीचे 1 मान लो इसको, एक पूरा कर्व सरफेस 2 और एक फ्लैट सरफेस 3। तो ये पूरा जो हमने ड्रॉ किया है, मान लो इसकी लेंथ है बच्चों, इसको हम बोलते हैं, इस पूरे सरफेस को गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस। तो आप लिखेंगे गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस, आप लोग फुल फॉर्म लिखेंगे। यहाँ पर एक पैच बनाया एरिया वेक्टर दिखाने के लिए, तो एरिया वेक्टर सरफेस के नॉर्मल आउटवर्ड इधर हो जाएगा, इन चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। यहाँ पर एरिया वेक्टर सरफेस के नॉर्मल इधर होगा, इन चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा, और थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0। यहाँ पर एरिया वेक्टर सरफेस के नॉर्मल इधर होगा, इन चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ठीक, और थीटा की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 90 डिग्री। तो हर जगह थीटा की वैल्यू अलग अलग है, ठीक। तो पाई इक्वल टू क्या होता है बच्चों, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट dA इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q। तो इस स्टेप को तो हम हटा देंगे, इससे कोई लेना देना नहीं है अभी, तो इसको मैं एरेज कर दे रहा हूँ। इसको 3 बार लिखेंगे बच्चों, सरफेस 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए। तो सरफेस 1 के लिए लिखेंगे तो ये आएगा हमारा सरफेस 1 के लिए E डॉट dA, पहले सरफेस 1 के लिए लिख दिया, फिर सरफेस 2 के लिए लिखेंगे वेक्टर E डॉट dA,
फिर सरफेस 3 के लिए लिखेंगे बच्चों वेक्टर ई डॉट टी इज इक्वल टू क्यू इंटू 1 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सरफेस 1 के साथ एंगल 90 डिग्री है, तो इसको ब्रेक करेंगे सरफेस 1 को। ई डॉट डी क्या होता है बच्चों, ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो कॉस 90 लिखेंगे। सरफेस 2 के लिए ई इंटू डी ए इंटू कॉस 0। सरफेस 3 के लिए ई इंटू डी ए इंटू कॉस 90। सरफेस 3 पर भी 90 डिग्री एंगल है, नीचे एप्सिलॉन नॉट को कॉपी कर लिया। देखो बच्चों यूनिट लेंथ तो चार्ज लैम्डा है, तो इस एल लेंथ के अंदर चार्ज कितना है, लैम्डा इंटू एल। फिर से सुन लीजिए, यूनिट लेंथ तो चार्ज लैम्डा है, तो एल लेंथ चार्ज आएगा लैम्डा इंटू एल। तो इतना नोट करिए बच्चों, ध्यान से देख करके आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये जो स्टेप है इसको मैं अब ऊपर प्रोसीड करूंगा। तो 1 में cos 90 0, तो इसको 0 लिख दिया। 2 में cos 0 1, तो e इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए हो जाएगा, cos 0 1 हो गया। 3 में cos 90 0 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमने इस स्टेप को यहाँ पर कॉपी किया है। ये सरफेस 2 का एरिया वेक्टर है ए, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर एल। एरिया की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आर एल इक्वल टू लैम्डा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं देयरफॉर ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे आएगा, तो ये ऐसे लिखेंगे 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कट जाएगा बच्चों, लैम्डा बाई आर। अगली लाइन में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट लाइन हो जाएगा बच्चों ई इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी वैल्यू 9 इंटू 9 हो जाती है बच्चों। तो न्यूमेरिकल करने में आसानी होती है। यही डेरिवेशन यहाँ पर ऐसे दिखाया गया है, देख लीजिए बच्चों। तो ये लाइन चार्ज है इनफाइनाइट लेंथ का, एक क्लोज सरफेस बनाया गया है। यहाँ पे एरिया वेक्टर कुछ और है, थीटा 90 डिग्री, यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 90 डिग्री है। सॉल्व करके वही आएगा अगली लाइन तक। इसका अगला लाइन ये है बच्चों, ठीक, ये आएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर इंटू आर कैप। मैग्नीट्यूड बच्चों यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर डायरेक्शन दे रखा है, ठीक। तो आगे बढ़ते बच्चों, अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो हेडिंग लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर एक थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज है जिस पर चार्ज दिया गया है क्यू, मान लो चार्ज एक की तरफ है और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो सिग्मा को लिख लीजिए सरफेस चार्ज डेंसिटी है, मींस चार्ज ऑन करंट एरिया। अब इसके कारण इससे कुछ दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, चाहे इस साइड में या उस साइड में कहीं भी निकाल सकते हैं। तो एक गसियन सिलेंड्रिकल सरफेस बनाया गया है जो इसके आर पार है। ये मेटेलिक सीट है, गसियन सिलेंड्रिकल सरफेस है जो इस सीट के बहुत सिमेट्रिकल है, जितना इधर है उतना इधर भी है। तो ये एक गसियन सिलेंड्रिकल सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर यहाँ पर सरफेस हम बाहर इधर लिखा गया है। इन चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो यहाँ थीटा की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 0, यहाँ थीटा की वैल्यू 0। ऐसे ही यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू 0। लेकिन इस सरफेस के ऊपर कहीं पर भी एक छोटा सा एरिया वेक्टर हो, सरफेस का इधर होगा, इन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 90 डिग्री। अब गॉसेस थ्योरम का ये स्टेटमेंट है मैथमेटिकल, एक इसको छोड़ दिया, केवल इसको लेके लिखे यहाँ पर और इसको ब्रेक किया 3 पार्ट के लिए, ए बी सी के लिए। ए माना है उधर वाला सरफेस, बी इधर वाला और सी के लिए। तो इसको केवल लेकर के ब्रेक किया है ए बी सी के लिए।
ठीक। और ये चीज़ कॉपी की गई है। ए के लिए थीटा की वैल्यू देखिए 0 है, बी के लिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो बी के लिए बी के लिए भी 0 है, और सी के लिए ये वाला है थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। तो बच्चों cos 01 तो e इंटू डी एस का इंटीग्रेशन s लिख दिया, ठीक है, या डी एस इंटीग्रेशन रखोगे, यहाँ पर भी e इंटू डी एस cos 01 हो गया, ये 0 हो गया, तो टोटल दिस प्लस दिस मिलके 2 टाइम्स हो जाएगा 2e इंटीग्रेशन डी एस, ठीक है, और डी एस की वैल्यू हो जाएगी बच्चों पाई आर स्क्वायर, या एरिया ए लिख सकते हैं। अगली लाइन बढ़ते हैं बच्चों। तो वो जो वैल्यू होती है वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होती है, और वो आई सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2e इंटू पाई आर स्क्वायर लेफ्ट साइड था, ठीक, तो ये हो गया हमारा सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में ये पाई स्क्वायर कट गया, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। वेक्टर के फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर चार्ज दोनों तरफ होगा तो डबल हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा बच्चों। तो इसको एक बार हम और भी कराते हैं ऐसे कि हमारे पास मान लीजिए ये प्लेन सी चार्ज है, और इसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मान लीजिए चार्ज केवल एक ही तरफ है, तो हमने ये एक तरफ चार्ज बना दिया। तो हेडिंग क्या था बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो मान लीजिए इस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी बच्चों सिग्मा है, ये हेडिंग लिख लीजिए। लेट सिग्मा बी द चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया, चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया। इसको हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो एक गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस ड्रॉ किया जो इसके आर पार दोनों तरफ होगा, सिमेट्रिकल होगा, लेफ्ट साइड में भी होगा, राइट साइड में होगा। इसका एरिया मान लो बच्चों ए है, तो पाई आर स्क्वायर नहीं लिखना पड़ेगा। ये सिलेंड्रिकल सरफेस इसको कहीं कहीं कट करेगा, तो इसका भी एरिया वही होगा ए। अब यहाँ पर एक छोटा सा पैच लोगे बच्चों, तो एरिया वेक्टर डी बाहर होगा, और इन चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0। एक पैच बच्चों यहाँ बनाओ एरिया वेक्टर देखने के लिए, तो सरफेस के नॉर्मल इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर इधर होगा डी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर इधर होगा, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। एक पैच इधर बनाएंगे, तो एरिया वेक्टर सरफेस के नॉर्मल बाहर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, तो थीटा की वैल्यू 0। अब बच्चों हम जानते हैं कि फाई इक्वल टू होता है क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, इसको वी नो दैट करके लिखेंगे, वी नो दैट ई डॉट डी इज इक्वल टू होता है बच्चों 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू। इस स्टेप को छोड़ देंगे, इसको लेकर प्रोसीड करेंगे, तो 3 बार लिखेंगे। ये सरफेस को मान लिया सरफेस नंबर 1, कल सरफेस को मान लेंगे 2, इसको मान लेंगे सरफेस नंबर 3। तो इसको बच्चों 3 बार लिखेंगे हम। तो ये स्टेप्स को लेकर के मैं यहाँ लिखता हूँ। तो पहली बात तो इसको छोड़ दो। पहले सरफेस के लिए ई डॉट टी है, फिर दूसरे सरफेस के लिए ई डॉट डी है, दूसरा सरफेस ये कर्व सरफेस है, तो ई डॉट डी है, फिर तीसरे सरफेस के लिए ई डॉट टी है इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू। तो क्यू की वैल्यू सिग्मा इंटू ए हो जाएगा बच्चों। यूनिट एरिया 50 सिग्मा यह मान रखा है। ए एरिया में कितना चार्ज आएगा? सिग्मा इंटू ए। ठीक है बच्चों।
अब इसको ब्रेक करेंगे तो पहले सरफेस के लिए थीटा 0 है, तो E इंटू डी ए का इंटीग्रेशन ए कॉस 0 1, 2 के लिए कॉस 90 0, 3 के लिए अगेन E इंटू ए हो जाएगा क्योंकि कॉस 0 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू हो गया बच्चों सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट 2 ये 2 ये सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल, ए लिखा है नहीं यहाँ पर 2E था, तो बच्चों ये ए से ए कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकल गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और बच्चों जब दोनों तरफ चार्ज होगा ना तो ये 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। बच्चों अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल, हॉलो स्फीयर या सेल के कारण। तो इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।